मैं प्रीति कुमारी आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक टॉपिक निर्देशन के सिद्धांतों को लेकर आई हूँ। आज मैं विस्तार पूर्वक व्याख्या करूँगी कि निर्देशन के सिद्धांत किन पे आधारित है या निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि निर्देशन के बारे में हम क्लासरूम में भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति को उनको स्वयं निर्णय लेने में, उनकी योग्यताओं और क्षमताओं से अवगत कराने में, उनकी समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करता है। निर्देशन के द्वारा उनकी समस्याएं समाप्त नहीं की जाती है, बल्कि व्यक्ति में ये क्षमता उत्पन्न की जाती है कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके। वो सही दिशा निर्देश दे करके निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को आगे बढ़ने की ओर अग्रसर किया जाता है, ताकि वो अपने डिसीजन को खुद लेकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। हर व्यक्ति जटिलताओं के साथ साथ उन्हें कई तरह की विषमताएं उनके जीवन में आती है, जिनकी वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे वे तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। आज का दौर आधुनिक समय है, जो ऐसी हमारी सामाजिक जो संरचना हो गई है कि हम संयुक्त परिवार से बाहर निकल कर हम एकल परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली में हम रहते हैं, जहां हमें समय समय पर कुछ सुझाव की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, जहां परिवार के सदस्य अपने अनुभव से हमें अवगत नहीं कराते, बल्कि हमें एक योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम अपनी समस्याओं के समाधान में हम सहायता या मदद हमें मिल सके। ऐसे भी हमारे सामने जब भी हम आधुनिक समय में कोई कार्य करते हैं तो हमारे सामने विकल्प अधिक होते हैं, और हमें कौन सा सही विकल्प हमारे लिए चयन करना है जो हमें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, हमें वातावरण के साथ समायोजन में मदद कर सके, मेरा अधिकतम संभव विकास कर सके। ऐसे समय में ये दुविधा हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे निर्णय को लेने में, उनको सही राह दिखाने में, सही दिशा निर्देशन देने में निर्देशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो निर्देशन किन किन सिद्धांतों पर आधारित है, हम आज इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। निर्देशन का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को सहायता ही प्रदान नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक सामाजिक जीवन से जुड़ने में मदद प्रदान करती है। उन्हें जीवन के हर पहलुओं में, हर समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करती है, अधिकतम संभव विकास करने में मदद करती है, उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। इसलिए निर्देशन हमेशा एक सकारात्मक पक्ष है, जिससे एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके अंदर क्षमताओं को वृद्धि कर सके, उनके अंदर प्रतिभाओं को बढ़ा सके। तो इन आधारों पर हम निर्देशन के सिद्धांतों को आज पढ़ेंगे और अलग अलग बिंदु से स्क्रीन पर देखेंगे। तो आइए हम स्क्रीन पर निर्देशन के सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक पढ़ें। निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में अलग अलग विद्वानों में मतभेद, अगर कहें तो मतभेद नहीं, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरह से, किन्हीं ने, जैसे जोन्स ने 5 सिद्धांतों के बारे में बताया, तो क्रो महोदय ने 14 तथा हम्फ्रीज और ट्रैक्सलर ने 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। किंतु हम ऐसे सिद्धांतों को यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे जो सभी विद्वानों में एक मत है। तो आइए हम एक एक करके, एक एक बिंदु बार तरीके से निर्देशन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जो अलग अलग पॉइंट को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आज का है निर्देशन सिद्धांतों का, निर्देशन को समाज और व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इस कारण शिक्षाविदों ने शिक्षा को अपना ध्यान मात्र व्यक्ति पर ही केंद्रित नहीं करने के लिए सजेशन दिया, बल्कि समाज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी उतनी ही होती है। लोकतंत्रात्मक समाज में मनुष्य को अपने कर्तव्य और अन्य नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति भी उतनी ही सजग रहनी है, तभी समाज को, उनके अस्तित्व को बरकरार रखा जा सकता है और व्यक्ति को समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तो निर्देशन का सिद्धांत भी है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। जो सेकंड हमारा पॉइंट है निर्देशन के सिद्धांतों का, निर्देशन छात्र विकास के सभी क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ, निर्देशन छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है।
अतः उनको सिर्फ छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास तक ही नहीं बल्कि निर्देशन का उद्देश्य, निर्देशन का सिद्धांत छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक अन्य पक्षों पर भी केंद्रित करना चाहिए। अभी तक तो लोगों में सिर्फ यही भ्रांति थी कि निर्देशन को सिर्फ व्यावसायिक समस्याओं के लिए ही उपयोग किया जाता है। निर्देशन से ही हम व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जबकि निर्देशन सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक समस्याओं के से संबंधित नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलुओं से, जैसे सूचना सेवा, नियुक्ति निर्देशन कार्यक्रम एवं अन्य पक्षों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जरूरी हैं। तभी हमारे जो जीवन के सभी पक्षों में हम अपना विकास कर सकते हैं। सुपर महोदय ने भी इस संबंध में इससे जुड़ी हुई धारणाओं को, इनसे संबंधित जो संकुचित धारणा है उनके विषय में वो व्यक्त करते हुए कहा कि सीखने एवं विकास के मनोविज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में लाया है कि निर्देशन युवक और जीविका में मेल स्थापित करने तक सीमित नहीं है और न यह व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं एवं रुचियों के समझने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है और न ही व्यक्तिगत विशेषताओं को शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों में संबंधित करके निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह तो व्यक्तिगत विकास में निर्देशित करने से संबंधित है। अतः मानव की समस्याओं पर विचार करते समय निर्देशक को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व तो एक संश्लिष्ट इकाई के रूप में होता है, उसको टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा निर्देशन का सिद्धांत है, निर्देशन छात्र, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासक और परामर्शदाता का सहकारी कार्य होना चाहिए। जी हाँ, निर्देशन किसी विशिष्ट कर्मचारी का ही कार्य नहीं समझना चाहिए, अपितु यह तो छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता का सामूहिक कार्य होता है। यह ठीक है कि निर्देशन सेवाओं के कुशल संचालन एवं व्यावसायिक नेतृत्व हेतु परामर्शदाता पर आश्रित रहना पड़ता है, किंतु वह छात्रों की समस्याओं पर विचार करने से अभिभावक, अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को मुक्त नहीं करता है। बालक या विद्यार्थी का बुनियादी शिक्षक उनके माता पिता तथा अभिभावक ही होते हैं, जो उसके अभिवृत्तियों और आचरण को भी प्रभावित करते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ निर्देशन सिर्फ एक योग प्रशासक के द्वारा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर निर्देशन में उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके शिक्षक, उनके प्रशासक का भी सहकारी कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा निर्देशन के सिद्धांतों का पॉइंट है, निर्देशन आत्मबोध और आत्मविकास को विकसित करता है। कई विद्वान जैसे गार्डनर, मर्फी के अनुसार सलाह या उपदेश देना मानव जाति की कमजोरी होती है। इसके विपरीत छात्र भी परामर्शदाता से निष्क्रिय रूप से परामर्श प्राप्त करना पसंद नहीं करते हैं। जो परामर्शदाता छात्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं या उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनकी त्रुटियों के प्रति अवगत कराते हैं, जैसे परामर्शदाता मनुष्य के व्यक्तित्व को कम सम्मान प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि उनके व्यक्तित्व से ज़्यादा उनकी समस्याओं को ज़्यादा महत्व देता है। दूसरा, जो छात्रों को समस्या समाधान के लिए दूसरों की मदद करने हेतु ज़्यादा निर्भर बना देता है। तो उत्तम निर्देशन वह है जिसमें व्यक्ति के आत्मबोध, आत्मनिर्देशन और स्व-विकास का लक्ष्य रखा जाता है। अतः निर्देशन का छात्र को अपना व्यवहार समझने एवं सुविधानुसार परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। परामर्शदाता को अपने निर्णय छात्र पर थोपने नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उनके निर्णय लेने योग्य बनाना चाहिए। निर्देशन का उद्देश्य भी नहीं है कि हम निर्देशन से व्यक्ति को हम सिर्फ अपने निर्णय को उन पर थोपें, बल्कि उनको अपना निर्णय स्वयं लेने योग्य बनाएं। तो हमारा जो निर्देशन का सिद्धांत है कि व्यक्तियों को परामर्शदाताओं द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह स्वयं निर्णय ले सके, उनके अपने निर्णय हों, अपना कार्य शुरू कर सके, अपने निर्णय के आधार पर अपनी क्षमता और अपनी रुचियों के अनुसार वो अपना निर्णय लें।
तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, निर्देशन सभी विद्यार्थियों हेतु। हाँ, निर्देशन सिर्फ और सिर्फ कुछ एक विद्यार्थियों के लिए ही आवश्यक नहीं है। कुछ एक कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ सामान्य विद्यार्थी भी होते हैं, कुछ विशिष्ट क्षमताओं वाले होते हैं, कुछ पिछड़े बालक भी होते हैं, कुछ समस्या मूलक बालक भी होते हैं। तो निर्देशन की आवश्यकता विद्यार्थियों को सिर्फ कुछ एक बालकों को नहीं, विशेष बालकों को नहीं, उन्हें तो होती ही है निर्देशन की ज़रूरत, लेकिन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को उतनी ही ज़रूरत होती है निर्देशन सेवा की। विद्यालयों में समय या कर्मचारियों की कमी, बजट की कमी या व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ विशेष विद्यार्थियों को ही आवश्यकता है, जबकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ विशेष विद्यार्थियों को या जो कक्षा में उत्पात मचाते हैं, चाहे विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि समस्त छात्रों को परामर्श देने के लिए सामूहिक विधियों का प्रयोग तर्कसंगत प्रतीत होता है। वैसे भी जनतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों को निर्देशन सहायता प्रदान करने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा अगला जो पॉइंट है निर्देशन के सिद्धांतों का, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन जीवन पर्यंत कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार निर्देशन किन्हीं को दे दिया गया और आगे जीवन में उन्हें भविष्य में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति की आयु विशेष में उनकी अवस्थाओं के अनुसार उन्हें उनकी समस्याओं के अनुसार जीवन पर्यंत उन्हें आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें समय समय पर कोई दिशा निर्देश दे सके, उनको उनकी स्थितियों से अवगत करा सके। जैसे छात्र जीवन में, उसके बाद किसी व्यवसाय में प्रवेश करने पर, सामाजिक समायोजन में, वैवाहिक जीवन को सफल और सुखद बनाने में, वृद्धावस्था में जब मनुष्य के पास समय की अधिकता होती है तो उनका सदुपयोग करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष समय पर या किसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही निर्देशन की आवश्यकता होती है। नहीं, ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा जो निर्देशन के सिद्धांत के पॉइंट हैं, निर्देशन कार्यक्रम में अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति मानना चाहिए। निर्देशन प्रोग्राम को चलाने वालों में ये मिथ्या भावना होती है कि निर्देशन की सहायता केवल उन व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होती है जो शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से निर्बल हों या संवेगात्मक रूप से उनमें कम वो विकसित हुए हैं। ये ठीक है कि ऐसे छात्रों को निर्देशन की विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाएं, उनको अधिक आवश्यकता है, किंतु सामान्य छात्र निर्देशन सहायता प्राप्त करने से वंचित नहीं करने चाहिए। उन पर यह असर नहीं पड़ना चाहिए कि निर्देशन केवल समस्याग्रस्त बालकों के लिए हैं। निर्देशन कर्मचारियों को समस्त छात्रों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। निर्देशन का जो अगला सिद्धांत है, निर्देशन को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग समझना चाहिए। ट्रैक्सलर ने ठीक ही लिखा है कि निर्देशन स्वयं में पूर्ण प्रक्रिया है। जिस तरह व्यक्ति का जीवन इकाई के रूप में ना होता है, व्यक्ति का जीवन इकाई के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार निर्देशन का संपूर्ण कार्य इकाई के समान है। कोई भी विद्यालय निर्देशन के कुछ चुने हुए अंगों को ही अपने यहाँ शुरू नहीं करते, बल्कि निर्देशन को उनके समस्त पहलुओं से, समस्त व्यक्ति के समस्त कार्यों से जुड़ा होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वैसे ही निर्देशन के भी टुकड़े संभव नहीं हैं। अतः निर्देशन को केवल शिक्षण कार्य से ही नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इसका संबंध तो विद्यालय की पाठ सहगामी क्रियाओं से, अनुशासन से, विद्यालय व्यक्तियों के मूल्यांकन से, सभी पक्षों से संबंध स्थापित करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जी हाँ, निर्देशन का सिद्धांत लचीलेपन पर भी आधारित होना चाहिए। इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि एक बार निर्णय ले लिया गया, एक बार सजेशन दे दिया गया, तब उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। नहीं, निर्णय समय और परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, हर व्यक्ति की समस्याओं का जो उनका जो लेवल होता है, उनकी समस्याएं जो होती है,
अपने प्रकार में यूनिक होती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही तरह की सुझाव उचित नहीं है, या एक बार एक तरह का नियम बता दिए गए तो वही सही नहीं है, बल्कि समय और उनकी अवस्थाओं के अनुसार उनमें बदलाव की भी ज़रूरत होनी चाहिए। इसलिए ये लचीलेपन पर भी आधारित है, रिजिडिटी पर नहीं। अंतिम जो हमारा सिद्धांत है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। निर्देशन पक्षपात रहित होना चाहिए और ये व्यक्ति को किसी भी तरह का भेदभाव करने पर नहीं आधारित हो, बल्कि सभी व्यक्तियों में बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्ष को पक्षपात किए हुए उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं से अवगत कराना चाहिए, उनकी कमियों, उनकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। ना कि अगर कोई हमारा सगा है, चाहे किसी व्यक्ति से खास किसी तरह का बैर है, या किसी को अलग अलग तरह से अगर किसी तरह का भेदभाव है, तो उसका प्रभाव उनके निर्देशन कार्य पे नहीं पड़ना चाहिए। निर्देशन के उद्देश्य में भी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, निर्देशन के कार्य में भी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। इस तरह से निर्देशन का सिद्धांत अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है, चाहे हर तरह से समस्याओं से समाधान करने में मदद करती है। तो ये हमारा निर्देशन का सिद्धांत है। तो आज हम विस्तार पूर्वक निर्देशन के सिद्धांतों को स्क्रीन पर हम पढ़ें और कई सारे पॉइंटों को, कई सारे बिंदुओं को हम आपसे डिस्कस किए, जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और सिर्फ विशेष विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य छात्राओं के लिए, सामान्य छात्रों के लिए, ये सभी के लिए आवश्यक है। इसमें किसी भी तरह का ना तो कोई भेदभाव करने की बात है। विशेष छात्रों को तो विशेष आवश्यकता है ही, लेकिन सामान्य छात्रों को भी उतनी ही आवश्यकता है। तो निर्देशन का सिद्धांत व्यक्ति को अधिकतम संभव विकास करने पर आधारित है। यहाँ पर हर व्यक्ति का उनका आत्मनिर्देशन करने में, आत्म निर्णय लेने में, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने वाला है, जो कि मनुष्य को एक सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है। निर्देशन प्रक्रिया लचीलेपन के साथ होनी चाहिए, ना कि इतना रिजिड हो कि एक बार निर्णय ले लिया गया, एक बार रास्ते बता दिए गए, वो उसमें चयन, उसके बाद वो बदलाव नहीं कर सके। ऐसी बात नहीं है। सबसे मुख्य बिंदु इसमें वस्तुनिष्ठता है कि इस बिना भेदभाव किए हुए, बिना पक्षपात किए हुए, इसमें जो सही सजेशन है, सही निर्णय है, सही परिणाम है, उनसे अवगत कराना सामने वाले को निर्देशन इन्हीं सिद्धांतों पे बात करती है। तो आज हम विस्तार पूर्वक से निर्देशन के सिद्धांतों को पढ़े। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के जो इस क्लास से फ़ायदा होगा, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, और इन प्रश्नों को आप अपने नोट्स कॉपी में तैयार करेंगे। यही आज का आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी है। निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। थैंक यू।